नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन यादव सर और आपको स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल निरंजन यादव सर ऑफिशियल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि TRE 4 का नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है और हमारे माननीय चेयरमैन साहब अतुल प्रसाद ने बहुत पहले ही बता दिया था TRE 1.0 में ही कि SCERT को ध्यान से पढ़िए और NCERT को ध्यान से पढ़िए। तो अभी हम लोग, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हमारे पास में एक बुक है जिसका नाम है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 कक्षा 7 की बुक है SCERT की। और इसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं और लाइन बाय लाइन पढ़ करके इसके फैक्ट को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, इस बुक का नाम है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 कक्षा 7। यहाँ पे कक्षा 7 देखिए लिखा हुआ है। अब हम लोग इसको देखने वाले हैं। आगे इसके विषय सूची की अगर बात करें तो देखिए, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 कक्षा 7 SCERT का बुक है। और इसके विषय सूची की बात करें तो इसमें कितने सारे चैप्टर हैं, चैप्टर को देख लेते हैं और बारी बारी से सभी चैप्टर को हम लोग रीड करेंगे, इसके फैक्ट को एक्सप्लेन करेंगे और फिर समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम चैप्टर की बात करें तो चैप्टर में आपको यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में समानता, दूसरे चैप्टर का नाम है राज्य सरकार, तीसरा है शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका, चौथा है समाज में लिंग भेद, पांचवा है समानता के लिए महिला संघर्ष और छठा है मीडिया और लोकतंत्र, सातवां है विज्ञापन की समझ, आठवां है हमारे पास आसपास के बाजार, नौवां चैप्टर है बाजार श्रृंखला खरीदने और बेचने की कड़ियाँ, 10वां है चले मंडी घूमने, 11वां है समानता के लिए संघर्ष और 12वां चैप्टर है सड़क सुरक्षा के उपाय। तो इन सारी चैप्टर को हम लोग बारी बारी से क्रम वाइज इसको देखने वाले हैं और इसको पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फिगर दिया गया है। इस फिगर के बारे में क्या बताता है? चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में समानता। यानी लोकतंत्र में समानता की बात करें, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में जो शासन होता है वो लोक का होता है, यानी लोगों का होता है, लोक का तंत्र होता है। तो लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र में समानता की अगर बात करें तो सबसे पहले इस फिगर के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या यहाँ पे लिखता है? बोलता है कि आज आने वाले मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र बनाने का काम चल रहा है। यह काम पास के सरकारी विद्यालय में हो रहा है। एक लंबी कतार में खड़ी है, सभी व्यक्ति अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पंक्ति में शांता, सलमा, गुरमीत, पूनम, राजेश, हामिद आदि सभी खड़े हैं। तभी ज्योति आती है। पूनम जो गुरमीत के पीछे खड़ी है, ज्योति के यहाँ चौका बर्तन का काम करती है। यानी कि साफ तौर पर यहाँ पे बताया गया है कि इस लाइन में बहुत सारे लोग हैं और सब अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के हैं। कुछ इसमें अमीर हैं, कुछ गरीब हैं। इसमें जो खास तौर पे जिक्र किया गया है, पूनम की जिक्र किया गया है। पूनम जो गुरमीत के पीछे खड़ी है, ज्योति के यहाँ चौका बर्तन का काम करती है, यानी उस महिला के बारे में है जो ज्योति के यहाँ चौका बर्तन का काम करती है। अब यहाँ पे एक संवाद है। संवाद में क्या कहा गया है? पूनम पूछती है कि दीदी यहाँ आइए मेरी जगह पर। ज्योति, नहीं मैं कतार में लगूंगी। पूनम, दीदी आज मुझे काम पर आने में देरी होगी। पूनम जो चौका बर्तन करती है वो बोल रही है ज्योति से। ज्योति बोलती है मुझसे पहले तू खड़ी है, तुम्हारा पहचान पत्र पहले बन जाएगा, फिर देरी क्यों होगी? पूनम बोलती है मुझे आपके पहले शेफाली दीदी के यहाँ जाना है, वहाँ का काम अभी बाकी है। शांता, पहचान पत्र बन जाने से क्या फ़ायदा होगा? लाइन में खड़ा होना बेकार तो नहीं होगा ना? तो पूनम, नहीं, पहचान पत्र बन जाने के बाद ही हम अपना वोट डाल सकेंगे। तो फिर हामिद बोलता है कि राशन कार्ड बनवाने के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि बोला है कि वोट देने का अधिकार किसे है? कतार में खड़े होकर क्या कहीं पूनम को समानता का अनुभव हो रहा है? कैसे? वोट देने के अधिकार में क्या आपके काम, शिक्षा, पैसे या धर्म व जाति से कोई फर्क पड़ता है? और फोटो पहचान पत्र की ज़रूरत और कहाँ कहाँ हो सकती है? तो सबसे पहले अगर वोट देने के अधिकार की बात करें तो सिंपली हम सब जानते हैं कि वोट देने का अधिकार हमारे देश में 18 वर्ष के आयु वर्ग के जितने सारे महिला और पुरुष हैं सभी को देने का अधिकार है, बशर्ते उसको वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। फिर बोलता है दूसरा क्वेश्चन कि कतार में खड़े होकर क्या कहीं पूनम को समानता का अनुभव हो रहा है? अगर हो रहा है तो वो कैसे? हाँ भाई, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि इसमें जो भी उसके मालिक है वो भी लाइन में खड़ा है और जो उनके यहाँ काम करने वाली बाई है वो भी लाइन में खड़ा है। वोट देने के अधिकार में क्या आपके शिक्षा, पैसे या धर्म व जाति से कोई फर्क पड़ता है? चर्चा करें। तो बिल्कुल नहीं। फोटो पहचान पत्र की ज़रूरत
कहाँ और कैसे होती है। चलिए इन सब बातों का जिक्र और आगे करते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या है कि एक दिन की बात है, इसकी उम्र तो अभी पढ़ने की है। माँ मैं भी पढ़ने जाऊँगी। एक बच्ची है और उसकी माँ है। घर के पास वाले स्कूल में तुम्हारा नाम लिखवा देती हूँ, तुम भी पढ़ने जाना। नहीं, घर के पास वाला स्कूल अच्छा नहीं है, मुझे पोशाक चाहिए और एक बैग भी। पैसे मिल जाने दो, खरीद दूंगी, मालकिन ने अभी पैसे नहीं दिए हैं। पूनम की बेटी रमा। पूनम ज्योति के यहाँ कभी कभी अपनी पुत्री रमा को लेकर जाती है। यानी जो पूनम जो काम करने वाली बाई है, उसकी एक पुत्री है जिसका नाम रमा है और वो ज्योति के यहाँ काम करती है। वो अपनी पुत्री को कभी कभी लेकर के जाती है। रमा की आयु 7 वर्ष की है। यानी कि पूनम की जो बेटी है रमा, इसकी आयु 7 वर्ष की है तथा ज्योति की बेटी शालिनी की आयु 5 वर्ष की है। और ज्योति की भी एक बेटी है शालिनी, उसकी आयु 5 वर्ष की है। शालिनी की आयु कितनी है? 5 वर्ष की। शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ती है। ज्योति की बेटी जो शालिनी है वो शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ती है और प्रतिदिन बस से स्कूल जाती है। कई बार रमा शालिनी के बस्ते को ले लेती है तथा शालिनी को बस पड़ाव तक पहुंचाती है। कतार में खड़े होकर जहां पूनम को समानता का एहसास हो रहा था, वहीं रोजमर्रा के जीवन में कुछ अलग सा महसूस होता है। सरकारी स्कूल बस्ती से दूर होने की वजह से रमा को एक छोटे प्राइवेट स्कूल में भेजना पूनम की मजबूरी है। यानी पूनम जो है अपनी बच्ची को, वो सरकारी स्कूल बस्ती से दूर है जिसके कारण वो अपनी बच्ची को प्राइवेट स्कूल में भेजती है, परंतु उसके पास बच्चे को प्राइवेट स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं हैं, फिर भी वो प्राइवेट स्कूल में भेज रही है। लोकतंत्र के लिए यह एक बड़ी समस्या है कि कुछ मायनों में जैसे वोट देने के अधिकार में तो समानता है, परंतु रोजमर्रा की जिंदगी में कई प्रकार समानता देखने को मिलती है। दूसरी तरफ लोगों की गरीबी के कारण जीवन यापन के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य का अभाव है। हम इन बातों को समझे और असमानता को दूर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात क्या किए कि अब तक रमा स्कूल क्यों नहीं गई। तो स्कूल नहीं जाने का मुख्य कारण था क्योंकि ज्योति जो थी वो काम करती थी और उसी से अपना गुजर बसर चलाती थी, उसके यहाँ कोई पैसे नहीं थे। पूनम को असमानता का एहसास क्यों होता है? तो अब पूनम को असमानता के एहसास बोले तो यहाँ तो पूनम को असमानता का एहसास नहीं होना चाहिए क्योंकि सब एक ही लाइन में खड़े हैं। या फिर अगर हम बोलें तो यहाँ ज्योति के जो बच्ची है वो स्कूल जाती है बस से और इसकी बच्ची ये सोचती है कि हम सरकारी स्कूल में भेजें, लेकिन इसके पास पैसे कम होने के कारण भी सरकारी स्कूल दूर है, जिसके कारण ये अपने बच्ची को उस प्राइवेट स्कूल में भेजती है। आपके आसपास किस प्रकार के स्कूल हैं इसकी चर्चा करना है। चलिए आगे बात करते हैं बाल संसद और समानता। बाल संसद की बात करते हैं। जैसे हमारा संसद होता है, तो अगर संसद की बात करेंगे तो संसद को देखें तो ये संसद जो है वो अनुच्छेद 79 में है। तो और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा जो है वो 80 में है, अनुच्छेद 80 में। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा जो है वो है लोकसभा है अनुच्छेद 81 में। यानी इसको याद रखने के लिए हम एक तरीका अपना सकते हैं कि अगर संसद की बात करें तो इसको याद करेंगे सरला, ठीक है। सरला की बात करेंगे, स से हो जाएगा संसद 79 और र से हो जाएगा राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा जो हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा हो जाएगा 80 में। और अगर हम बात करेंगे लोकसभा की, लोकसभा कौन से अनुच्छेद में है? तो लोकसभा हो जाएगा 81 में। याद रखने का तरीका, लोकसभा हो जाएगा 81, अनुच्छेद 81 में लोकसभा हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना है। और अगर बात कर दी जाए कि संसद के अंग क्या हैं, संसद के अंग की बात करेंगे तो संसद में राष्ट्रपति होता है। संसद में जो अंग होता है वो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। फिर क्या होता है? लोकसभा होता है, लोकसभा। और एक और है राज्यसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के संसद का निर्माण होता है। अब यहीं पे बाल संसद और समानता की बात करें तो आप सभी ने अपने विद्यालय में बाल संसद के गठन में भाग लिया होगा। यानी जब विद्यालय चलती है तो वहाँ पे बच्चों का एक संसद बनाया जाता है। इसके लिए चुनाव के पहले कक्षाओं को 5 समूह में बांट दिया जाता है। प्रत्येक समूह में सभी कक्षाओं के छात्र छात्राएँ शामिल होते हैं। इसमें 5 ऐसे समूह तैयार कर लिए जाते हैं जिसमें सभी कक्षाओं के छात्र छात्राएँ एक साथ शामिल होते हैं। पाँचों समूह अपने अपने समूह से 2 प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यानी पाँचों समूह में अपने 2 प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। फिर यहाँ बोलता है मानवीय गरिमा और असमानता की अगर बात करें, मानवीय गरिमा और असमानता की हम बात करने वाले हैं। मानवीय गरिमा, जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। बिल्कुल सही बात है। यही बात आप नीचे दिए गए उदाहरणों में देख सकेंगे।
जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है या फिर यहाँ पे दिया गया है गांधी जी की अफ्रीकी यात्रा के बारे में। आपने अपने अफ्रीका प्रवास के दौरान एक बार गांधी जी रेलगाड़ी, बहुत अच्छा यहाँ पे स्टोरी दिया हुआ है कि अपने अफ्रीका प्रवास के दौरान एक बार गांधी जी रेलगाड़ी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। देखिए टीआरई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पूछा था कि बताइए जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे तो कौन से स्टेशन से किस स्टेशन के बीच जब यात्रा कर रहे थे तो उनको ट्रेन से फेंक दिया गया था। तो ये है डरबन से प्रिटोरिया, डरबन से प्रिटोरिया। गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का टिकट था और गांधी जी का जो टिकट कटाए थे गांधी जी वो प्रथम श्रेणी का था, यानी फर्स्ट टायर का था। वे प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में उन दिनों रंग भेद चरम पर थे। अब रंग भेद का मतलब हो गया, जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति गोरा है और कोई काला है और उसमें लोग भेद कर रहे हैं, यानी गोरे काले के आधार पर अगर भेद किया जा रहा है तो वो रंग भेद कहला गया। तो ट्रेन जब पीटर्सबर्ग पहुंची, वही ट्रेन जब पीटर्सबर्ग पहुंची तो रेल के डिब्बे में जिससे गांधी जी यात्रा कर रहे थे कुछ रेल कर्मचारी आए। गांधी जी को इन लोगों ने तृतीय श्रेणी के डिब्बे में जाने को कहा। तो गांधी जी ने प्रथम श्रेणी का टिकट लिया था, इसलिए वो प्रथम श्रेणी वाले डब्बे में बैठे हुए थे। लेकिन कुछ लोग जब आए तो गांधी जी को देखा और कहा कि तुम तृतीय श्रेणी में चले जाए। उन्हें दिखाते हुए तृतीय श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार कर दिया। एक अश्वेत का प्रथम श्रेणी में यात्रा करना रेल कर्मचारियों को नागवार लगा। तो अंग्रेज यात्री को लगा कि यार ये तो अश्वेत है, ये तो काला लोग है, ये ब्लैक पीपल है, ये प्रथम श्रेणी वाले में कैसे यात्रा कर लिया, और अगर प्रथम श्रेणी का टिकट लिया भी है तो इसको तो तृतीय श्रेणी में जाना चाहिए। उन्होंने पुलिस को बुलाकर गांधी जी के सामान को बाहर फेंकवा दिया। यही नहीं, गांधी जी को ज़बरदस्ती ट्रेन से उतार दिया गया। अपने साथ हुए इस व्यवहार से गांधी जी को काफ़ी ठेस पहुंची। इसके बाद उन्होंने रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया। तो जैसे ही उनको ट्रेन में उनके साथ में ये घटना घटी तो उन्होंने अपने मन ही मन ठान लिया कि हम इस रंग भेद को मिटा करके रहेंगे और इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। अब एक आपबीती की बात की जाती है, यहाँ पे एक आपबीती की बात की जाती है। बोलते हैं कि मैं एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए निकट के एक संबंधी के यहाँ गया था। उनका परिवार आर्थिक रूप से काफ़ी संबंध था। समारोह में उपस्थित प्रायः सभी लोग समाज के धनी लोग थे। सभी लोग काफ़ी महंगे सूट बूट में थे, गाड़ियों से आ रहे थे। मैं एक साधारण परिवार से हूँ। मुझे न तो बैठने के लिए और न ही खाने के लिए पूछा गया। यहाँ तक कि रात भर मुझे मच्छर काटते रहे और मैं सारी रात जागता रहा। अपने संबंधी तथा अन्य लोगों के व्यवहार से मेरा मन काफ़ी व्यथित हो गया। तो यहाँ बोल रहे हैं कि कभी कभी आप हम सब देखने को लिए मिलता है हम सभी को कि जब कभी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं और वो रिश्तेदार हमसे काफ़ी ज़्यादा सुखी संपन्न होते हैं या उनके पास में धन संपत्ति काफ़ी अधिक होता है तो हमारे साथ में भेदभाव किया जाता है या फिर हमको हे दृष्टि के साथ में देखा जाता है या फिर हमारी खातिरदारी करने वाला वहाँ पे कोई नहीं होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे एक आपबीती बताई जा रही है। यहाँ पे बोला कि दक्षिण अफ्रीका में रेल यात्रा के दौरान गांधी जी की गरिमा को किस प्रकार ठेस पहुंचाई गई थी। तो दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया तक जब जा रहे थे महात्मा गांधी तो इनको एक जो रेलवे स्टेशन था और उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था जहाँ पे इनको फेंक दिया गया था, तो ये रेलवे स्टेशन का नाम था पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग जब पहुँची थी वो रेलगाड़ी तो महात्मा गांधी को रेल के डिब्बे से बाहर कर दिया गया था। तो इनके साथ में घटना घटी कि डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को फेंक दिया गया था। आपबीती के लेखक को अपनी संबंधी के यहाँ किन बातों से ठेस पहुंची होगी। तो आपबीती में देखें कि लेखक साहब लिखते हैं कि हम अपने एक अमीर संबंधी के यहाँ गए थे और हमारी जो स्थिति है वो उनसे थोड़ा डल थी। उसमें हम वहाँ पे महसूस किए कि हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव हुआ था। क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है जिसमें आपकी गरिमा को ठेस पहुँची हो? अगर आपके साथ भी हुई है, बिल्कुल हुआ होगा, सभी के साथ ऐसा होता है जीवन में और इसी गरिमा के साथ हम लोग को जीना भी पड़ता है। समानता एवं असमानता के व्यापक स्वरूप की अगर बात करें तो समानता और असमानता की बात करते हैं। तो असमानता केवल व्यक्तिगत भेदभाव की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं। कई बार रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के व्यवहार समान दिखते हैं परंतु इसके पीछे एक गहरी असमानता का भाव छिपा रहता है। नीचे दिए गए उदाहरण हमारे समाज के सोच को दर्शाते हैं और असमानता का व्यापक स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पे एक वैवाहिक विज्ञापन की चर्चा की गई है, आप देख सकते हैं। वैवाहिक विज्ञापन में क्या लिखा गया है, पेपर में कुछ कटिंग है, यहाँ पे सर्कल भी किया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्कल किया गया है। इस तरीके से जब आप अखबार देखते होंगे तो आपको मिल जाता होगा कि ये लड़का है, ये लड़की है और इसको अभी वर की तलाश है या फिर इसको दुल्हन की तलाश है।
क्वालिफिकेशन वगैरह सब उसकी क्राइटेरिया दिया हुआ रहता है उसकी योग्यता की। अब वैवाहिक विज्ञापन की हम अगर बात करें तो हमारे समाज में जाति व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसका अच्छा उदाहरण दिए गए वैवाहिक विज्ञापनों में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। यह शहरी क्षेत्र में रहने वाले उच्च शिक्षित लोगों द्वारा दिए गए विज्ञापन हैं। तो कहते हैं कि देखिए जो पेपर है उसमें विज्ञापन दिया जाता है शादी विवाह के लिए, और वो ज़्यादातर इसमें जो लोग शामिल होते हैं शहर के धनी संपन्न परिवार के लोग होते हैं वो शामिल होते हैं। इन विज्ञापनों में प्रमुख रूप से जाति का उल्लेख होता है एवं विवाह की शर्तों में जाति की प्रमुखता होती है। तो जब ये विज्ञापन दिया जाता है तो उसमें लिख दिया जाता है कि हाँ अमुक लड़का या अमुक लड़की और ये पोस्ट में काम करता है, या फिर इतनी सैलरी है, या फिर इस जाति का लड़का है और इसी जाति के लड़की की खोज है। तो जिनको लगता है कि वो उनसे शादी करना चाहिए आकर के जल्दी से इस नंबर पे क्या करें, कांटेक्ट करें। इन विज्ञापनों में जाति एवं अन्य सामाजिक असमानता के सूचक शब्दों को रेखांकित करें। तो चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं मध्याह्न भोजन और विद्यालय की। तो मध्याह्न भोजन और विद्यालय की बात करें तो मध्याह्न का मतलब जो दोपहर का भोजन होता है उसकी बात कर रहा है। देश भर में मध्याह्न भोजन प्रारंभ करने के कई कारण हैं। कई बच्चे खाली पेट स्कूल आते हैं, उनका मन इस वजह से पढ़ाई में नहीं लगता। बहुत जगह बच्चे स्कूल की आधी छुट्टी में भोजन करने जाते हैं और बाद में वापस नहीं आते। कभी कभी तो ऐसा होता है, हमारे देश के स्कूल का ऐसा हाल था कि जब बच्चे टिफ़िन से जाते थे तो टिफ़िन से जाने के बाद में खाने के बाद फिर वापस स्कूल नहीं लौटते थे, जिसके कारण सरकार ने व्यवस्था किया कि चलिए मध्याह्न भोजन का कुछ प्रबंध किया जाए। बहुत जगह बच्चे स्कूल की आधी छुट्टी में भोजन करने जाते हैं और बाद में वापस नहीं आते। कई माताओं को काम छोड़कर बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था हेतु वापस आना पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि मध्याह्न भोजन के कारण कई विद्यालयों में न सिर्फ बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है और छीजन पढ़ाई बीच में छोड़ देना भी कम हुआ है। छीजन का मतलब होता है पढ़ाई बीच में छोड़ देना। मध्याह्न भोजन में बच्चों को भोजन तो मिलता ही है, उनके बीच की सामाजिक दूरियों को भी कम करने का प्रयास किया जाता है। इसके माध्यम से किया जाता है। सभी बच्चे एक ही प्रकार का भोजन करते हैं, चाहे उनकी जाति कोई भी क्यों ना हो। इसी प्रकार भोजन बनाने वाले के लिए भी किसी जाति के लोग नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं, चाहे वो दलित हो, महादलित ही क्यों ना हो। कहीं कहीं भोजन बनाने वालों की जाति को लेकर विवाद भी हुआ है। इसे विद्यालय शिक्षा समिति ने अपने स्तर पर सुलझा लेने का प्रयास किया है। यानी कि भोजन बनाने के लिए भी कहीं कहीं विवाद हुआ है कि जो भोजन बनाने वाला रसोईया है, या महिला हो या पुरुष हो, वो किस जाति का है। अगर निम्न कोटि की जाति का अगर कोई महिला या पुरुष हो तो फिर उसके लिए बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया है और उसको स्कूल प्रशासन को बोला गया कि आप अपने सिरे से इसको सुलझाएं। दलित एवं महादलित की बात करते हैं। दलित किसे कहते हैं? तो दलित एक ऐसा शब्द है जिसे निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, जिसका अर्थ है समाज में दबे एवं उपेक्षित लोग। इस शब्द का इस्तेमाल करने वाले दलित ये संकेत करते हैं कि उनके साथ आज भी भेदभाव किया जा रहा है। और महादलित का मतलब होता है, महादलित दलितों में सबसे पीछे रह गए समूह को बिहार में पहली दफ़ा महादलित कहा गया। दलितों में सबसे पीछे रह गए समूह को बिहार में पहली दफ़ा क्या कहा गया? महादलित कहा गया। अब हम बात करें कि समाचार पत्रों की इन खबरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देश के कई स्थानों पर ऐसा भेदभाव होता है। यह एक व्यापक समस्या है जो लोगों की सोच को दर्शाता है। गरीबी एवं बेरोजगारी की हम बात करते हैं। असमानता का सबसे भयानक और बड़ा स्वरूप है गरीबी और बेरोजगारी में नज़र आता है। आपने पूनम की कहानी तो पढ़ी। बिहार के आधे परिवार ऐसे हैं जिन्हें रोज़ाना भरपेट भोजन आज भी नहीं मिल पाता है। सबसे ज़्यादा गरीबी खेतिहर मजदूर हैं। इन्हें वर्ष भर काम नहीं मिल पाता है। जो खेत में काम करने वाले लोग हैं उनको वर्ष भर काम नहीं मिल पाता है। ये भूमिहीन या उनके पास बहुत थोड़ी ज़मीन है, तो वे लोग जिनके पास थोड़ा बहुत ज़मीन है या भूमिहीन है, उनको पूरे वर्ष काम नहीं मिलता है। जैसे इसको हम बोल सकते हैं कि मौसमी बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं। यानी जब खेत में बुआई और कटाई की बारी आती है तब तो उनको रोज़गार मिलता है और बीच में वो खाली पड़ जाते हैं। ये इसी में खेत से अगर संबंधित बात की जाए तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी किस सेक्टर में देखने के लिए मिलता है? तो ये कृषि क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि अधिकांश खेतिहर मजदूर दलित परिवार के हैं। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ सामाजिक भेदभाव से काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं। अब हम आगे की बात करते हैं, तो यहाँ पे बात करते हैं विश्व स्तर पर समानता के मुद्दे। अब कुछ विश्व स्तर पे देखेंगे कि विश्व स्तर में किस तरीके से भेदभाव व्याप्त था और समानता का मुद्दा किस तरीके से उठाया गया। तो जान ही रहे हैं कि हमारे महात्मा गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका गए थे और फिर दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में भारत वापस लौट आए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जब गए
तो वहाँ पे भी देखा कि भारतीयों के साथ में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं महात्मा गांधी के साथ दक्षिण अफ्रीका में श्वेतों द्वारा किया गया दुर्व्यवहार एक विश्वव्यापी घटना बन गई। यानी महात्मा गांधी को जब रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया गया था तो उस समय महात्मा गांधी की ये घटना पूरे विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बन गई थी। अब यहाँ कहता है कि विश्व स्तर पर समानता के लिए संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। कई उदाहरणों में एक अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट के रूप में जाना जाता है। इस आंदोलन की जड़ में 1 दिसंबर 1955 की यह घटना है जिसमें रोजा पार्क्स, अब यहाँ पे एक घटना का जिक्र करता है। इस आंदोलन की जड़ में 1 दिसंबर 1955 की एक घटना का जिक्र किया जा रहा है। 1 दिसंबर 1955 की एक घटना का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। उस महिला का नाम है रोजा पार्क्स। रोजा पार्क्स की हम बात कर रहे हैं, रोजा पार्क्स की बात कर रहे हैं। इस आंदोलन की जड़ में 1 दिसंबर 1955 की वह घटना है जिसमें रोजा पार्क्स, जो एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, ने एक गोरे व्यक्ति को बस में अपनी सीट नहीं दी। तो रोजा पार्क्स 1 दिसंबर 1955 की घटना है। एक महिला है और अफ्रीकी अमेरिकन महिला है जो अफ्रीका की है, अमेरिका में जाके बस गई है और फिर अमेरिका की निवासी हो गई है। उनके साथ में एक घटना घटती है कि एक गोरे व्यक्ति को बस में अपनी सीट नहीं दी। यानी एक गोरा व्यक्ति आता है और रोजा पार्क्स को कहता है कि इस सीट से तुम उठ जाओ, यहाँ पे मैं बैठूंगा, क्योंकि वह दिन भर के काम के कारण थकी हुई थी। रोजा पार्क्स जो थी वो दिन भर के काम के कारण थकी हुई थी। वह श्वेतों के लिए आरक्षित सीट पर बैठ गई। तो जो श्वेत के लिए यानी कि गोरे लोगों के लिए जो रिजर्व किया गया था सीट, उसी पे रोजा पार्क्स बैठ गई। गोरा व्यक्ति रोजा पार्क्स द्वारा सीट नहीं दिए जाने के को अपना अपमान समझा। अब रोजा पार्क्स ने अपना सीट नहीं दिया तो गोरे व्यक्ति ने दिल पर ले लिया और उसने समझा कि मेरा अपमान हो गया, क्योंकि वहाँ यह नियम था कि श्वेत अलग सीटों पर बैठेंगे। इस पर बस ड्राइवर बस को थाने ले गया। फिर भी महिला अपनी जगह डटी रही। अंततः उसे गिरफ्तार कर लिया गया और बस ड्राइवर कहा कि अगर तुम नहीं हटोगी तो हम इसको थाने ले जाएंगे। अब बस ड्राइवर वो बस सहित उस महिला को थाने लेकर के चला गया। उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया, यानी रोजा पार्क्स को। परिणामतः अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता के मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन छिड़ गया। अब जो ही लोग ऐसा सुने तो लोग आंदोलन करना शुरू कर दिए। इसके बाद सन 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम द्वारा अमेरिका में श्वेत अश्वेत के आधार पर भेदभाव पर रोक लगा दी गई। तो सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि अमेरिका में रोजा पार्क्स के साथ में जो भेदभाव की घटना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 1955 को हुई थी। और अमेरिका में रंग के आधार पर जो भेदभाव को रोका गया वो 1964 ईस्वी में रोक दिया गया था। अब हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ा। अश्वेत बच्चों के लिए अलग खोले गए विद्यालयों में ही उनका नामांकन होता था। यानी जो काले बच्चे होते थे, यानी ब्लैक बच्चे होते थे, उनके पढ़ने लिखने की भी व्यवस्था अलग स्कूलों में किया गया था। अश्वेत बच्चा जिसको बोलते हैं, विद्यालयों में ही उनका नामांकन होता था। यानी जो स्पेशल व्यवस्था किया गया था उसी में अश्वेत बच्चों का नामांकन होता था, जिसे बंद कर दिया गया। वे कहीं भी नामांकन कराने के लिए स्वतंत्र थे, किंतु वे आज भी अपनी असमर्थता तथा आर्थिक असमानता के कारण उन्हीं विद्यालयों में नामांकन को विवश हैं जहां पहले उनका नामांकन होता था। यही कारण है कि आज भी यहाँ श्वेत और अश्वेत के बीच असमानताएं नजर आती हैं। चुनौतियाँ लोकतंत्र की, जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ समानता अनिवार्य रूप से होगी। जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ समानता क्या होगी? अनिवार्य रूप से होगी। अतः लोकतंत्र से उम्मीद की जाती है कि सबको समान अवसर पर उपलब्ध होने चाहिए एवं उसके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। ये लोकतंत्र से उम्मीद की जाती है, किंतु बहुत बार ऐसा नहीं होता है और असमानता की स्थिति बनी रहती है। अपनी गरिमा बनाए रखने और साथ ही असमानता से जूझने के लिए लोग प्रयास करते हैं। वे अपनी बात सामने रखते हैं, प्रश्न पूछते हैं, गोष्ठियाँ करते हैं एवं जन आंदोलनों में भाग लेते हैं। इस पाठ्य पुस्तक के अलग अलग अध्यायों में समानता की बात की जाएगी और इसके लिए किए गए संघर्षों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। अब यहाँ पे कुछ अभ्यास करने के लिए दिया है। अपने आस पड़ोस से समानता और असमानता दर्शाने वाले किन्हीं 3 व्यवहारों का उल्लेख करें। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं जो भी आपका व्यवहार है। क्या आपने कभी किसी के साथ असमान व्यवहार किया है? यदि हाँ तो कब और क्यों? क्या आपको किसी के व्यवहार से ठेस पहुँची है? तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं कि हम फर्स्ट चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं लाइन बाय लाइन रीड करके, और इसी तरीके से ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर हमसे कोई गलती हो गई होगी तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा यूट्यूब पे उतना अनुभव है नहीं, लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा कोई बात नहीं है।
बट मैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। लगातार इसी तरीके से वीडियो हम पोस्ट करते रहेंगे और जितने सारे कक्षा है सभी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको देते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और ताकि आप लोग तुरंत भर में इसको वन शॉट में देख करके रिवाइज कर लें। इसी के साथ हम इस वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।